बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, वो है केमिकल शिफ्ट, शील्डिंग और डीशील्डिंग और स्पेक्ट्रा को समझने के लिए जो उसके बेसिक पार्ट्स हैं। सबसे पहले केमिकल शिफ्ट है क्या चीज। बेसिकली प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट किस्म के एनवायरनमेंट में डिफरेंट प्रोटॉन बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से हम उनको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है मालूम कर सकते हैं। द फ्रीक्वेंसी एट विच अ पर्टिकुलर प्रोटॉन अब्जॉर्ब इज डिटरमिन्ड बाय इट्स इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट। The size of the magnetic field generated by electron around a proton determine where it absorb. बेसिकली जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो प्रोटॉन डिफरेंट नेचर के हैं वो डिफरेंट पोजीशन पर अब्जॉर्ब करते हैं। इनको नोट करने के लिए जो हम पैरामीटर यूज करते हैं उसको हम फिर बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। नॉर्मली हम कौन कौन सी चीजें डिटरमिन करते हैं जिनके ऑड मास नंबर हों, जैसा कि प्रोटॉन H1, C13, F19, P31 और ऑड एटॉमिक नंबर जो कि H2 और N14 हैं, ये भी कुछ हद तक नहीं कर सकते। स्पेक्ट्रम को समझने के लिए सबसे पहले है NMR spectrum is plot of intensity of the peak against its chemical shift। कि एक तरफ हमारे देखें तो ये y एक्सिस पर हमने इंटेंसिटी को लिया है और x एक्सिस पर हमारे पास क्या है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट में जो जीरो पे अगर आप देखें तो क्या है लिखा हुआ TMS रेफरेंस। ये एक सॉल्वेंट जो हम यूज करते हैं एज ए स्टैंडर्ड के तौर पर, ट्राईमिथाइल सेलेन। केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर इस तरफ को 10 की तरफ बढ़ रही है। तो ये जो केमिकल शिफ्ट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पार्ट पर मिलियन, और इसको हम कहते हैं गैमा या डेल्टा स्केल। NMR absorb generally appear as a sharp peak। जैसे कि आपने पीछे देखा शार्प पीक्स हैं प्रोटॉन की जो हमारे पास आई हुई हैं। ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में, जैसे ये आप देखें डिफरेंट टर्शरी मिथाइल है तो इसकी ये पीक आई हुई है, ये ऑक्सीजन के साथ प्रोटॉन तो इसकी पीक यहाँ आई है। तो इसका मतलब है एनवायरनमेंट के लिहाज से डिफरेंट प्रोटॉन डिफरेंट जगह पर अब्जॉर्ब करते हैं और इनको हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट। इंक्रीजिंग केमिकल शिफ्ट इज प्लॉटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मोस्ट प्रोटॉन अब्जॉर्ब बिटवीन 0 to 10। नॉर्मली जितने भी प्रोटॉन हों वो सारे के सारे 0 से 10 के दरमियान अब्जॉर्ब कर जाते हैं। इनके लिए जो टर्म बोली जाती है एक है अप फील्ड और दूसरी है डाउन फील्ड। अप फील्ड से मुराद क्या है और डाउन फील्ड से मुराद क्या है कि राइट की तरफ अगर हमारी वैल्यू होगी तो हम उसको कहेंगे ये अप फील्ड है, मीन 0 की तरफ, और डाउन फील्ड के मुराद है कि जो 0 से जितना पीछे होगा उसको हम कहेंगे डाउन फील्ड। तो दो लफ्ज होंगे कि आया जो हमारे प्रोटॉन है किस वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से अप फील्ड है या डाउन फील्ड। NMR absorb at measured relative to the position of reference peak at 0 ppm on the delta scale due to tetramethyl silane। TMS जो हम यूज करते हैं इनर्ट वोलेटाइल कंपाउंड है जो 0 पे क्या करेगा अब्जॉर्ब करेगा। तो यहां से फिर हम क्या करते हैं अपना स्पेक्ट्रा शुरू करते हैं। केमिकल शिफ्ट के लिए फार्मूला कैलकुलेशन का क्या है। द केमिकल शिफ्ट ऑफ द एक्स एक्सिस गिव्स द पोजीशन ऑफ NMR सिग्नल मेजर्ड इन ppm अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है केमिकल शिफ्ट की। ऑब्जर्व्ड केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज डाउन फील्ड फ्रॉम TMS। TMS से हमारी जो केमिकल शिफ्ट है कितनी पीछे आई है, पीछे से मुराद 0 से 2, 4, 6, 10 तक जो हमने कहा है, और डिवाइडेड क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द NMR स्पेक्ट्रोमीटर कि हम किस स्पेक्ट्रोमीटर
को रन किया, जैसे 300 मेगाहर्ट्ज का है, 200 का है, 500 का है, तो नीचे होगा कि हमने जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू कितने मेगाहर्ट्ज है। तो उससे हम फिर क्या कर लेंगे, केमिकल शिफ्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। By reporting the NMR absorption as a fraction of NMR operating frequency, we get unit ppm that are independent of the spectrometer। तो जब हम कर लेते तो फिर मेंशन नहीं, साथ लिखना नहीं पड़ता कि हमने अपना जो इंस्ट्रूमेंट किस वैल्यू पे लिया है। 4 different feature of HNMR spectrum provide information about the compound structure। सबसे पहले हमें देखना होता है कि नंबर ऑफ सिग्नल, हमारा कंपाउंड में कितने सिग्नल है। उसके बाद पोजीशन ऑफ द सिग्नल देखेंगे, फिर इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, और उसके बाद स्पिन स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल, जिससे हम HNMR स्पेक्ट्रम को समझने में काफी हद तक मदद मिलेगी। तो वन बाय वन अब हर एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला है नंबर ऑफ सिग्नल, कि हमारा कंपाउंड कितने सिग्नल देगा ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंट की वजह से। The number of NMR signal equal to the number of different types of proton in a compound। Proton in different environment give different NMR signal। Equivalent proton give the same NMR signal। ऐसे प्रोटॉन जिनकी नेचर बिल्कुल सेम होगी, एनवायरनमेंट सेम होगा, तो वो सारे के सारे कहलाते हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन, और उनका सिर्फ एक ही सिग्नल आएगा। मिसाल के तौर पर जैसा कि ये हमारे पास है, देखें डाइमिथाइल ईथर, तो ये दो हमारे पास डिफरेंट नेचर के प्रोटॉन है। ऑक्सीजन की वजह से इसका भी एनवायरनमेंट एक जैसा है और इस मिथाइल ग्रुप का भी एनवायरनमेंट एक जैसा। तो लिहाजा क्योंकि ये दोनों ही इक्विवेलेंट हैं, तो हमारे पास सिर्फ NMR में एक सिग्नल आएगा। इस तरीके से ये है इथाइल क्लोराइड। अब इथाइल क्लोराइड में इस मिथाइल ग्रुप का एनवायरनमेंट और है और इस CH2 ग्रुप का डिफरेंट। क्यों? इसके साथ क्लोरो डायरेक्टली लगा है, जिसकी वजह से हमारे पास जो दो टाइप के प्रोटॉन होंगे, तो लिहाजा जो NMR पे सिग्नल आएंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। इस तरीके से ये एक और कंपाउंड लिखा है, यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ इथाइल ईथर के लेफ्ट और राइट पर। तो ये ऑक्सीजन के साथ ये जो प्रोटॉन लगे हैं इनका बिहेवियर डिफरेंट होगा। ये CH2 डायरेक्टली अटैच है, तो इस पे इसका एनवायरनमेंट का इफेक्ट डिफरेंट, और ये जो CH3 है ये इससे दूर है, तो इस पे डिफरेंट। तो लिहाजा इस वाले मॉलिक्यूल में इथाइल मिथाइल ईथर में 3 टाइप के प्रोटॉन हैं, A, B, C, बेसिकली ये टाइप को रिप्रेजेंट किया है। तो 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन और प्रोटॉन है, तो लिहाजा हमारे पास जो सिग्नल आएंगे वो 3 किस्म के सिग्नल हमें अपीयर होंगे। टू डिटरमिन इक्विवेलेंट प्रोटॉन इन साइक्लोअल्कीन, अगर हमारे पास कोई साइक्लो नेचर या अल्कीन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके सारे पहले बॉन्ड में हाइड्रोजन को ड्रा करना पड़ेगा, ताकि हम एनवायरनमेंट को चेक करें कि क्या वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं। जैसा कि ये एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर हमारे पास क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन है, तो इसको हम इस तरीके से ओपन नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके जो प्रोटॉन है तीनों अलग-अलग लिखेंगे, ताकि देखें इस क्लोरो ग्रुप का इस प्रोटॉन पे क्या इफेक्ट है, इस पे क्या इफेक्ट है और इन पे। तो लिहाजा इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमें एनवायरनमेंट का पता चल के देखेंगे कि ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं। अदरवाइज हमने समझना कि ये सारे के सारे प्रोटॉन इक्विवेलेंट है, तो हम प्रॉपर्ली सिग्नल को डिटरमिन नहीं कर सकेंगे। इस तरीके से अगर अल्कीन फॉर्म में जैसे कि ये लिखा है, तो इसको इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। जैसे ये हमने देखा कि ये क्लोरो अथीन है, तो हम इसको इस तरीके से नहीं, बल्कि ये प्रोटॉन खोल के लिखेंगे ताकि हम एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से देख सकें। अब कुछ और एग्जांपल है नंबर ऑफ सिग्नल्स के लिए। जैसे ये देखें कि हमारे पास 2 क्लोरो ग्रुप लगे थे और ये है डाई, आपके पास 2 कार्बन। अब दोनों कार्बन पे जो क्लोराइड ग्रुप लगे हैं दोनों में एक जैसे हैं, तो लिहाजा इसके पे इसका इफेक्ट, इस पे इसका इफेक्ट देखें तो दोनों पे एक जैसा इफेक्ट है, तो हमें ओवरऑल एक ही सिग्नल नजर आएगा NMR में। अब हमने क्या किया, जहां दोनों क्लोरो ग्रुप थे एक क्लोरो ग्रुप लगा दिया, एक ब्रोमो, तो क्लोरो का इस CH2 ग्रुप के प्रोटॉन पे इफेक्ट और है। सिमिलरली इस ब्रोमाइड ग्रुप का इस CH2 पे क्या है, डिफरेंट, जबकि इस पे इन दोनों का डिफरेंट है। तो लिहाजा अब 2 की बजाय टोटल 3 किस्म के प्रोटॉन हो गए, एक डायरेक्टली विद क्लोरो, एक डायरेक्टली विद ब्रोमो और एक सेंट्रल। तो लिहाजा हमारे पास जो सिग्नल आएंगे वो 3 किस्म के होंगे। और एक एग्जांपल समझने के लिए, इस तरफ हम देखें तो ये मिथाइल ग्रुप कार्बोनाइल के साथ लगा है, और ये जो है मिथाइल ग्रुप ये डायरेक्टली मिथॉक्सी का
O ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, तो O का इस पर डायरेक्ट इफेक्ट है। तो ये जो 3 प्रोटॉन है इनका एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, जबकि ये जो मिथाइल, हालांकि दोनों मिथाइल हैं लेकिन ड्यू टू एनवायरनमेंट ये दोनों क्या करेंगे, डिफरेंट बिहेव करते हैं, तो इक्विवेलेंट नहीं है। तो लिहाजा हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन हो गए, तो सिग्नल कितने आएंगे, 2 NMR सिग्नल आउटपुट पे आएंगे। सिमिलरली ये है इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल में अगर आप देखें, एक ये प्रोटॉन है, एक ये प्रोटॉन, एक ये, अब ये ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो ये इस पे ज्यादा इफेक्ट है। अब ये Ci2 ग्रुप भी ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, तो लिहाजा 1 2 3, तो ये तीनों के तीनों प्रोटॉन क्या है, डिफरेंट है, तो लिहाजा 3 NMR सिग्नल हमारे पास आएंगे। अब वो जो पीछे हमने एक लिखा था नंबर ऑफ सिग्नल के लिए कि हमें ओपन करके लिखना पड़ेगा सिस और ट्रांस के लिए, तो ये मैंने लिखा है कंपेयरिंग 2 हाइड्रोजन एटम ऑन द रिंग आर डबल बॉन्ड, 2 प्रोटॉन आर इक्विवेलेंट ओनली इफ दे आर सिस और ट्रांस टू द सेम ग्रुप। एग्जाम्पल जैसे ये देखें कि ये 2 क्लोरो ग्रुप है और ये 2 प्रोटॉन है। अब ये 2 प्रोटॉन दोनों इनके लिहाज से, ये भी इसके लिहाज से सिस है, ये भी, तो लिहाजा फिर इन पे इसका इफेक्ट, इस पे इसका इफेक्ट एक जैसा, तो हमारे पास 1,1 डाइक्लोरो इथिलीन में क्या हो गया, एक टाइप के प्रोटॉन और सिग्नल भी एक आया। ये एग्जांपल में हमने एक तरफ क्लोरो लगाया, एक तरफ ब्रोमो, तो अब क्लोरो की वजह से इस पे इफेक्ट और है, ब्रोमो का इस पे इफेक्ट और, ये लिहाजा ये दोनों प्रोटॉन है लेकिन इन पे इफेक्ट की वजह से दोनों डिफरेंट सिग्नल देंगे, तो 2 टाइप्स के प्रोटॉन, 2 हमारे पास NMR सिग्नल। सिमिलरली अब ये क्लोरो ग्रुप लगा दिया सिर्फ एक हमने क्लोरो इथिलीन में, अब इसका इसके साथ डायरेक्ट अटैच है, तो इस पे इसका क्या हो गया, ज्यादा इफेक्ट, जिसकी वजह से ये अलहदा बिहेव करेगा। ये दोनों सेम पोजीशन पे, तो इस पे भी इसका इफेक्ट है, तो लिहाजा ये भी डिफरेंट बिहेव कर रहा है। ये इससे बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे लगा हुआ है, तो ये भी डिफरेंट, तो लिहाजा ये 3 प्रोटॉन तीनों के तीनों ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरो ग्रुप डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, तो हमारे पास 3 NMR सिग्नल अपीयर होंगे। सिमिलरली ये देखें हमने लिखा है कि हमारे पास एक साइक्लोप्रोपेन, अब साइक्लोप्रोपेन में कोई भी डिफरेंट ग्रुप नहीं है, तो लिहाजा सारे के सारे प्रोटॉन एक जैसे बिहेव करके सिर्फ एक NMR सिग्नल देंगे। जैसे ही हमने क्या किया, एक प्रोटॉन को रिमूव करके यहाँ एक क्लोरो ग्रुप लगाया, तो इसके क्लोरो ग्रुप लगाने से अब प्रोटॉन की सबकी नेचर चेंज हो गई। डायरेक्टली जो अटैच है वो डिफरेंट बिहेव कर रहा है एनवायरनमेंट में, जो इसके बिल्कुल एक्सियल और ऑक्टोरियल के लिहाज से डिफरेंट हैं, ये देखें ये इसके बिल्कुल साइड पे, तो लिहाजा प्लेन के लिहाज से अफेक्ट हुआ। अब इन 2 प्रोटॉन की नेचर एक जैसी हो गई, इन 2 की जो वे हैं और होगी, तो लिहाजा 1 2 3, तो टोटल 3 टाइप्स के हमारे पास क्या आएंगे, NMR सिग्नल अपीयर होंगे। इसके बाद है एनेंसोट्रोपिक और डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन को। अब एनेंसोमर क्या होता है कि जिसका मिरर इमेज अगर हम बनाएं तो वो दोनों का मिरर इमेज आपस में सुपरइम्पोजेबल ना हो, कायरल कार्बन, तो उसको हम कहते हैं कि दे आर एनेंसोमर टू ईच अदर। ये हमने एक एग्जांपल ली है कि यहाँ 2 हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, जो दोनों के दोनों डिफरेंट हैं। अब जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूशन की, एक प्रोटॉन रिप्लेस किया किसके साथ, किसी सब्स्टिट्यूशन के साथ, जी लिखा है सब्स्टिट्यूशन। अब जब सब्स्टिट्यूशन हमने ए पे की, एक प्रोटॉन रिमूव किया, फिर प्रोटॉन हमने बी रिमूव दूसरा कर दिया, अब दोनों प्रोटॉन से ये दोनों आइसोमर बन गए, लेकिन ये दोनों आइसोमर आपस में क्या है, एनेंसोमर, नॉन सुपरइम्पोजेबल। तो व्हेन सब्स्टिट्यूशन ऑफ 2 H atom by Z form enantiomer, the 2 hydrogen atom are equivalent and give a single NMR signal. These 2 hydrogen atom are called anisotropic proton. तो फिर ये दोनों एक ही सिग्नल देंगे, तो और इनको हम कहेंगे अनिसोट्रोपिक। दूसरी एग्जांपल है डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन की। डायस्टीरियो का होता है कि जिसमें मोर देन 1 कायरल कार्बन एटम हो। अब यहाँ देखें कि ये और ये 2 डिफरेंट कार्बन एटम लगे हुए कायरल हैं। अब इसमें हमारे पास ये 2 प्रोटॉन है, अगर हम इनको रिप्लेस करें सिमिलरली उसी तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन की जी की, तो एक तरफ हमने सब्स्टिट्यूशन की तो ये आइसोमर बन गया, दूसरी तरफ प्रोटॉन रिप्लेस किया तो दूसरा आइसोमर। अब व्हेन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम Z form in diastereoisomer, the 2 हाइड्रोजन एटम आर नॉट इक्विवेलेंट। अब ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं रहे और गिव 2 NMR सिग्नल। These 2 हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन। डायस्टीरियो का मतलब क्या है कि उनके मिरर इमेज आपस में सुपरइम्पोजेबल नहीं है, एक कार्बन कायरल और तरीके से बिहेव करता है, दूसरा दूसरे तरीके से, तो लिहाजा अगर वो डायस्टीरियो मॉलिक्यूल है तो फिर दोनों डिफरेंट सिग्नल देंगे,
और अगर वो एनेंटियोमर है तो फिर उनके दोनों प्रोटॉन एक ही सिग्नल हमें देंगे। ये कुछ एग्जांपल दिए हैं पहचानने के लिए कि इन मॉलिक्यूल में कितने सिग्नल आएंगे। जैसे बेंजीन है, साइक्लो कंपाउंड लिया है पेंटेन। अब इसमें क्या है, क्योंकि कोई भी हमने डिफरेंट ग्रुप नहीं लगाया जिसकी वजह से ये सारे के सारे प्रोटॉन देखें, यहाँ भी सारे प्रोटॉन देखें एक जैसे हैं, तो लिहाजा इसका सिग्नल देखेंगे एंड पे कि कितने आएंगे, एक आएगा। इसी तरीके से ये आगे सोल्यूशन भी मैंने दिया है इसी का, ताकि आपको समझ आ जाए। टेट्रामिथाइल साइलेन को अगर ओपन लिखे तो ये सारे के सारे प्रोटॉन एक इक्विवेलेंट में सारे इनके साथ अटैच है, तो ये भी 1 सिग्नल देगा। ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ 2 मिथाइल लगे हैं, तो इस पे इफेक्ट और इसका इस पे इफेक्ट एक जैसा, तो ये भी 1 सिग्नल देगा। इस तरीके से इसको देखें तो ये मिथाइल 2 ग्रुप लगे हुए हैं बेंजीन के, तो इसमें ये प्रोटॉन 4 जो हैं इन पे इसका इफेक्ट डिफरेंट, तो लिहाजा ये चारों के चारों 1 सिग्नल देंगे और ये मिथाइल प्रोटॉन वाले हैं ये 1 सिग्नल, तो टोटल 2 सिग्नल। इसी फॉर्म में अगर ये देखें एस्टर है, अब ये Ci2 और Ci2 ग्रुप पे ये कार्बोनाइल का इस पे इफेक्ट और इस पे इफेक्ट एक जैसा, तो लिहाजा ये दोनों Ci2 एक एनवायरनमेंट में एक जैसा सिग्नल देंगे, तो एक प्रोटॉन का इसका सिग्नल। अब ये भी मिथॉक्सी है, ये भी मिथॉक्सी, तो लिहाजा इसका एक जैसा इफेक्ट, तो टोटल एक इसका सिग्नल आएगा, ये 6 प्रोटॉन का, और ये 4 प्रोटॉन का 1 सिग्नल, तो टोटल 2 सिग्नल इसके आएंगे। सिमिलरली इसमें देखें तो इनमें 3 सिग्नल अपीयर होंगे। तो पहला पास्टुलेट हमने पढ़ लिया कि नंबर ऑफ सिग्नल हमारे पास कितने आएंगे, 1 2 3 डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट ऑफ द कंपाउंड। इसके बाद अगला पॉइंट है पोजीशन ऑफ द सिग्नल, कि किसका डाउन फील्ड होगा, किसका अप फील्ड होगा। इसको समझने के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं शील्डिंग और डी शील्डिंग, कि क्या हमारे प्रोटॉन जो हैं वो शील्डेड हुए किसी वजह से या डी शील्डेड। In the vicinity of the nucleus, the magnetic field generated by the circulating electron decreases the external magnetic field that the proton feels. Since the electron experiences a lower magnetic field strength, it needs a lower frequency to achieve a resonance. Lower frequency is to the right in an NMR spectrum towards a lower chemical shift. So, shielding shift the absorption upfield. ये हमने क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियस का प्रोटॉन है। अब हमने इस पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, अब देखना है कि ये इसको किस तरीके से अफेक्ट करता है, आया इसको रिपेल करता है या नहीं। अगर तो इस पे ये 0 के करीब हो गया तो हम कहेंगे कि इसका इफेक्ट कम हुआ, तो ये शील्डिंग हुई है, और अगर ये पीछे चला गया तो इसका मतलब है डी शील्डिंग। The less shielded the nucleus become, the more of the applied magnetic field it feels. This de-shielded nucleus experiences a higher magnetic field strength, to it need a higher frequency to achieve resonance. तो दूसरा है de-shielding. Higher frequency is to the left in NMR spectrum towards higher chemical shift. So de-shielding shift and absorption downfield. तो de-shielding का मतलब क्या हो गया कि हमारी वैल्यू बढ़ेगी, मीन हम डाउन फील्ड देखेंगे, और शील्डिंग का मतलब हम अप फील्ड की तरफ जाएंगे, यानी कि 0 की तरफ। प्रोटॉन आर नियर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर डी शील्ड, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा होगा उतने ही हमारे प्रोटॉन क्या करेंगे, डी शील्डिंग होंगे और डाउन फील्ड अब्सॉर्ब करेंगे। इस ग्राफ से आपको बड़ी आसानी से स्पेक्ट्रम से समझ आएगी कि ये हमारे पास है एक सिग्नल डिफरेंट प्रोटॉन्स के। अगर हमारे पास लेस अफेक्ट हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला सिग्नल इस तरफ जाएगा, इस तरफ से मुराद है कि 0 की तरफ, क्योंकि यहाँ वैल्यू 0 है और यहाँ वैल्यू क्या है 10। तो हम कहेंगे कि अब इस पे क्या हो गया, लेस इफेक्ट है। लेस इफेक्ट का मतलब अप फील्ड या इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जबकि अगर ये देखें मिथाइल ग्रुप था मीथेन, मीथेन पे अपने हमने लगाया एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ने क्या किया, इसको डी शील्ड किया। डी शील्ड होने से इसकी वैल्यू क्या हो गई, डाउन फील्ड। तो डाउन फील्ड से मुराद है डी शील्डिंग, इसकी वैल्यू अब क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये दूसरा है कि पोजीशन ऑफ द सिग्नल हम डिटरमिन करते हैं कि हमारे प्रोटॉन के सिग्नल आया इस नए ग्रुप लगाने की वजह से शील्डिंग हुई उस पर इफेक्ट, या उसका डी शील्डिंग। डी शील्डिंग के लिए एक और ये लिखा है कि व्हाट इज डी शील्डिंग, द न्यूक्लियस फील ए स्मॉलर रिजल्टेंट फील्ड
जबकि डी शील्डिंग से मुराद क्या है, लार्ज रिजल्टेंट फील्ड, कि अगर उस पर इफेक्ट ज्यादा है तो हम कहेंगे डी शील्डिंग, और अगर उस न्यूक्लियस ने कम फील्ड इफेक्ट किया तो इसका मतलब है कि वो शील्डेड हुआ है। एग्जाम्पल लिखी है आपके समझाने के लिए कि ये हमारे पास है इथाइल क्लोराइड। अब ये क्लोरो ग्रुप का इस पे जो असर है प्रोटॉन पे वो ज्यादा है, तो इसका मतलब है इसने ज्यादा असर फील किया तो ये ज्यादा डीशील्डेड होगा Hb। जबकि ये जो मिथाइल है इसका क्लोरो का इस पे असर कम है तो ये कम डीशील्डेड हुआ, इसका मतलब है कि ये कम डाउन फील्ड होगा। सिमिलरली ये हमारे पास दो डिफरेंट प्रोटॉन है, एक पे हमने ब्रोमो ग्रुप लगा दिया, एक पे फ्लोरो। अब फ्लोरो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब है इसका असर ज्यादा होगा, तो लिहाजा फ्लोरो का जो प्रोटॉन होगा यानी कि Hb वो डाउन फील्ड होगा एज कंपेयर टू Ha। Ha अप फील्ड थोड़ा सा हो जाएगा जबकि Hb ज्यादा डाउन फील्ड चला जाएगा। सिमिलरली ये हमने क्या किया, एक क्लोरो ग्रुप लगा दिया, यहाँ दो क्लोरो ग्रुप लगा दिए, ये नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को चेक करें तो अब दो क्लोरो ग्रुप डेफिनेटली इस प्रोटॉन पे ज्यादा अफेक्ट करेंगे, तो लिहाजा Hb जो होगा वो ज्यादा डाउन फील्ड अब्सॉर्ब करेगा जबकि Ha कम डाउन फील्ड पे अब्सॉर्ब करेगा। डी शील्ड तो हुए लेकिन एक कम हुआ एक ज्यादा। ये कुछ वैल्यूज हैं देखने के लिए कि आया कॉमन प्रोटॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में वो कहाँ कहाँ वैल्यू अब्सॉर्ब करता है। जैसा कि ये डिफरेंट टाइप्स हैं sp हाइब्रिडाइज की RCH3 R2CH2 यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी फॉर्म में ये 0.9 से लेकर 2 तक क्या करते हैं मोस्टली केमिकल शिफ्ट में अब्सॉर्ब करते हैं। इस तरीके से अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रोटॉन है तो 2.5 पे, विद कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है तो 1.5 से 2.5 इनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू है। अगर एरोमेटिक है तो 6.5 से 8 तक। अगर ये कार्बन कार्बन डायरेक्टली अटैच sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो 4.5 से लेकर 6 तक। कार्बोनाइल है एल्डिहाइड फॉर्म में 9 से 10 तक। कार्बोक्सिलिक है तो 10 से 12 तक, और अगर ईथर है अमाइन है तो 1 से लेकर 5 तक। तो जो डिफरेंट केमिकल शिफ्ट वैल्यूज दी हुई हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि प्रोटॉन ने कहाँ अब्सॉर्ब करना है। और दूसरा ये इसी तरीके से टेबल में शो कर दिया ताकि बंदे को थोड़ा सा स्पेक्ट्रम के बारे में समझ आ जाए। देखें कि 0 से लेकर ये 12 तक हमने ड्रा किया, ये देखें 6.5 से लेकर 8 तक देखें तो एरोमेटिक है। अगर हमें देखना है कि हमारे कंपाउंड में कार्बोनाइल या कार्बोक्सिलिक है तो हमारा प्रोटॉन 9 से लेकर 12 के दरमियान क्या करेंगे अब्सॉर्ब करेंगे। डबल बॉन्ड है सादा तो इसका मतलब है 4 से 6.5। ट्रिपल बॉन्ड है तो 1.5 से 2.5। तो ये चार्ट शो किया गया है जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा प्रोटॉन कहाँ अब्सॉर्ब करेगा, हमारे कंपाउंड में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अब 0 की तरफ देखें तो इसका मतलब है अप फील्ड, शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है, और अगर इस तरफ देखें तो इसका मतलब है डी शील्डिंग, डाउन फील्ड। तो डाउन फील्ड और डी शील्डिंग, अप फील्ड और शील्डिंग। इसके बाद तीसरा पॉइंट था इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल। पोजीशन भी अब हमने डिटरमिन कर ली, एंड पे मैं स्पेक्ट्रा भी एक दो हल करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल के जो सिग्नल आएंगे उनकी इंटेंसिटी मीन उनकी हाइट कितनी होगी, एरिया अंडर द पीक। NMR spectrum automatically integrate the area under the peak and print out a step curve integral on the spectrum. The height of each step is proportional to the area under the peak, which in turn is proportional to the number of absorption proton. बेसिकली जो उसकी हाइट होगी वो बताएगा कि हम उसमें कितने प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, दो है, तीन है, उसी लिहाज से उसकी हाइट कम या ज्यादा होगी। Modern NMR spectrometer automatically calculate and plot the value of each integral in arbitrary unit. जो नॉर्मल अब NMR स्पेक्ट्रोमीटर आ रहे हैं उन सब में क्या है वो उसके ऊपर ड्रा कर देता है कि इसकी हाइट कितनी है, तो उससे हमें इंटेंसिटी का पता चल जाता है रेशो के लिहाज से। जैसे ये एक हमारे पास है, देखें तो ये ईथर एक है, यहाँ टर्शरी मिथाइल है और यहाँ एक सिंगल मिथाइल। तो यहाँ 3 प्रोटॉन है, यहाँ देखें 9 प्रोटॉन है। तो लिहाजा ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो पहले हमने देखा कि सिग्नल कितने आएंगे। तो लिहाजा ये प्रोटॉन एक जैसे हैं और ये प्रोटॉन, तो टोटल 2 सिग्नल आएंगे। एक ये सिग्नल आ गया, एक ये सिग्नल 0 जो है वो TMS का है।
उसके बाद हमने पोजीशन देखनी है कि पोजीशन ऑफ द सिग्नल। अब पोजीशन में ऑक्सीजन के साथ जो मिथाइल है तो ये डायरेक्टली इसको अफेक्ट कर रहा है, तो ये ज्यादा डी शील्डेड। इसका मतलब है जो बाद में सिग्नल आएगा वो किसका होगा, इस प्रोटॉन का। तो ये जो सिग्नल है आप देखें ये किसका है, OCH3 ग्रुप का, और जो CH3 वाला था इसका है वो ये वाला सिग्नल। अब इन दोनों की रेशो देखें 3 और 9 है। ये 20% इसकी हाइट इंटेंसिटी की आई है, जबकि इसकी 3 गुना बिल्कुल ज्यादा 60%। तो लिहाजा तीसरा पॉइंट है कि इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल हमें बताती है कि उसमें प्रोटॉन कितने हैं। यहाँ 3 और वहां कितने हो गए, 9। इस तरीके से ये देखें, इस तरफ मिथाइल है और इस तरफ H है। अब 1 और 3 की रेशो है। अब ये OH के साथ ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये डी शील्डेड है। ये जो CH3 है ये कम डी शील्डेड है, तो इसकी वैल्यू यहाँ आई। जबकि इस OH की वैल्यू अगर आप देखें, हमने बताया था कि कार्बोक्सिलिक जो होते हैं 10 से ऊपर, तो ये यहाँ अब्सॉर्ब किया। अब इसकी जो इंटेंसिटी है वो 0.75, और इस 3 रेशो से इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2.25 सेंटीमीटर पूरी आ गई ये इस CH3। तो लिहाजा ये 1 प्रोटॉन, ये टोटल कितने हो गए, 3 प्रोटॉन। इस तरीके से ये एक और एग्जांपल ली है ताकि आपको पता चल सके। यहाँ देखें CH3 ग्रुप लगा है, CH2 है और एक ये बेंजीन है। इसका मतलब है ये CH3 एनवायरनमेंट 1 2 3, तो 3 सिग्नल आएंगे, 1 2 3, ये 0 TMS के लिए। अब 3 सिग्नल में देखना सबसे पहले कि अब ये जो देखें O के साथ CH2 ग्रुप है, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट। तो ये इसको देखें तो ये सबसे ज्यादा डाउन फील्ड होना चाहिए। उसके बाद ये जो मिथाइल ग्रुप है, उसके बाद फिर एक एरोमेटिक। तो टोटल 3 किस्म के प्रोटॉन। तो ये देखें 1 2 3। एरोमेटिक को हमने कहा था कहाँ अब्सॉर्ब करता है, तकरीबन 7 से लेकर 8 तक। तो ये जो सिग्नल हैं ये एरोमेटिक के हैं। कितने प्रोटॉन एरोमेटिक में, यहाँ 5 प्रोटॉन हैं। ये कितने हैं, 2 प्रोटॉन, और ये कितने हैं, 3। तो लिहाजा इन तीनों की हाइट्स देखें तो इसकी सबसे कम है 2 प्रोटॉन की इंडिकेशन के लिए 22, और इसकी 3 है 32 लिखा है ये डिवीजन के लिहाज से, और इसकी 5 प्रोटॉन है तो 55। तो ये लिहाजा इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल भी अहम है, जिससे हमें पता चल जाता है कि प्रोटॉन कहाँ कितने कितने अटैच। ये बेंजाइल एसीटेट का स्पेक्ट्रा दिखाया गया है। इस तरीके से ये भी बेंजाइल एसीटेट वही है जहां इंटेंसिटी मार्क की हुई है नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिहाज से। नीचे देखें इंटीग्रेटर हैं 33 21 58। यहां से भी पता चल जाता है कि हमारे पास प्रोटॉन कितने कितने नेचर के हैं। ये भी उसी का ही 300 मेगाहर्ट्ज पे हमने FTNMR लिया है। ये एक प्रॉब्लम हल किया ताकि आपको पोजीशन ऑफ द सिग्नल, इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल जरा समझिए। एक कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O2, ये एक फार्मूला, और हम NMR के स्पेक्ट्रम की मदद से देखना चाहेंगे कि इसमें कितने किस्म के प्रोटॉन हैं। ये स्पेक्ट्रा दिया हुआ है। सबसे पहले स्पेक्ट्रा को हल करने का तरीका क्या है, डिटरमिन द नंबर ऑफ इंटीग्रेशन यूनिट पर प्रोटॉन बाय डिवाइडिंग टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रेशन यूनिट बाय द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। सबसे पहले हमने क्या किया, ये 33 23 54 एक टोटल है इंटीग्रेटर दिए हुए, हमें इन सबको जमा कर लिया तो ये बन गया 110 यूनिट। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन ये हमें फार्मूले में दिए हुए हैं कि हमने जिसका मालूम करना है। तो 10 प्रोटॉन थे, 10 पे डिवाइड कर दिया 110 को, तो 11 यूनिट पर प्रोटॉन। तो सबसे पहले हमें आ गया कि 11 यूनिट हमने प्रोटॉन के हैं। दूसरा स्टेप पर नंबर ऑफ प्रोटॉन गिव राइज टू ईच सिग्नल। अब हमने देखना कि इस सिग्नल में कितने कितने प्रोटॉन लगे हुए हैं। अब हमने क्या किया, देखें 54 था, उसको डिवाइड किस पे कर दिया, उसी की रेशो पे 11 पे, क्योंकि 11 पर यूनिट हमने निकाल लिया। 54 ये था सिग्नल ए, तो ये 4.9, इसको हमने राउंड फिगर में, क्योंकि प्रोटॉन फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकते होल नंबर में, तो 4.9 इक्वल टू 5, इसका मतलब 5 प्रोटॉन एक जैसे हैं इसमें। फिर इसी तरीके से दूसरे के इंटीग्रेट था 23 थी, उसको हमने क्या किया 11 यूनिट ये जो निकाला था इस पे डिवाइड किया तो 2 प्रोटॉन आ गए। इसका मतलब है यहाँ 2 प्रोटॉन की नेचर एक जैसी है। फिर हमने क्या किया 33 को 11 पे डिवाइड किया तो 3। इसका मतलब है कि ये जो C9H10O2 है इसमें टोटल 3 टाइप के प्रोटॉन है। 5 प्रोटॉन की नेचर एक जैसी, 2 प्रोटॉन की नेचर एक जैसी, और 3 जो प्रोटॉन है उनकी नेचर एक जैसी। तो ये एक है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हम कैलकुलेट अगर करना चाहें तो अगर हमें एक फार्मूला और इंटीग्रेशन दी हुई है उसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के
प्रोटॉन है। थैंक यू वेरी मच।